मेरा नाम प्रिया है। मैंने अपने पति राहुल से बहुत प्यार किया और हमारी शादी लव मैरिज हुई थी। हम दोनों अच्छे परिवार से थे और हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर कॉलेज खत्म होते ही हमने शादी कर ली। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी, शांत और रोमांटिक थी। वैसे हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि राहुल हमेशा मेरा ख्याल रखते थे और मुझे खुश करने की हर वो कोशिश करते थे। हालांकि भगवान ने हमें बच्चे नहीं दिए, फिर भी हम एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे और मैं उन्हें अपने बच्चे की तरह। इसलिए मैं जानती हूँ कि ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए उनके जाने के बाद मुझे लगने लगा कि अब कोई दूसरा उनकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरे लिए परफेक्ट पति थे। हालांकि जब राहुल गुजर गए, मैं तब भी जवान थी, लेकिन तब मैंने फैसला किया कि मैं अब अकेले ही रहूंगी और दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि तब मुझे लगता था कि कोई भी उनके जैसा प्यार और ख्याल नहीं रख सकता। इसलिए मैंने दोबारा शादी या किसी से जुड़ने का ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिया। भगवान की कृपा से हमारा परिवार अच्छा था और मेरे अकेले रहने के फैसले को सबने अपनाया, क्योंकि मैं अपने और अपने पति के घर को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उस घर के हर कोने में हमारी यादें थीं। इसलिए मैं अपने घर में अकेले ही रहने लगी और मैंने राहुल के साथ बिताए पलों की यादों को जिंदा रखी। जैसे हम जो कुछ भी साथ करते थे, जैसे मंदिर जाना, पूजा करना और एक दूसरे के साथ समय बिताना, अब मैं वही सब अकेले करने लगी। तब हम दोनों भगवान की सेवा में बहुत कुछ करते थे और मैंने वो सब भी उसी तरह से जारी रखी जैसे मेरे पति मेरे साथ हैं। तब मेरे घर में सिर्फ एक नौकरानी, जिसका नाम लक्ष्मी है, वही आती थी, जो घर के काम में मेरी मदद करती थी। वैसे मैं एक स्कूल में टीचर थी, तो सुबह स्कूल जाती और शाम को घर लौट आती। फिर रात भर मैं राहुल की यादों में डूबी रहती। ऐसे ही साल बीत गए, लेकिन मैं अकेले ही रही। हालांकि इतने सालों से मैं अकेली ही हूँ, लेकिन एक बात जो नहीं बदली, वो है मर्दों की छेड़खानी और गलत नजरें। चाहे स्कूल हो या मोहल्ला, लोग मुझे तंग करते रहे, मुझे छेड़ते रहे। हालांकि सबको पता था कि मैं ऐसी बातों में रुचि नहीं रखती, फिर भी लोग मुझे परेशान करते थे। तब कोई ना कोई आकर मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता या कुछ मांगता जो देने लायक नहीं था। फिर जब मैं उनको मना करती तो वो नाराज हो जाते। फिर उनकी नज़रों में गुस्सा और बदले की भावना साफ साफ दिखती, जैसे मैंने उनका कोई बड़ा नुकसान कर दिया हो, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पति राहुल की यादों के साथ जीना चाहती थी। तब मुझे यह समझ नहीं आता कि लोगों को इसमें बुरा क्या लगता है। तब कई बार तो मेरे अपने रिश्तेदार भी मुझसे बात करते और कहते, तू अभी भी पहले जैसी ही है, एकदम जवान और खूबसूरत, तुझे कोई भी पसंद कर लेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू दोबारा शादी कर ले, ताकि तू खुद को दूसरे मर्दों के नजरों से बचा सके। लेकिन तब मैं उन्हें साफ साफ कहती कि जब मुझे खुद कोई कमी महसूस नहीं होती और मैं अकेली होकर भी खुश हूँ, तो फिर शादी क्यों करूं? और अब तो मुझे अपनी जिंदगी में किसी मर्द की जरूरत ही नहीं लगती। इसीलिए अब बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, काश मर्द खुद ही मुझसे दूर रहे। हालांकि फिर भी मेरे इलाके के बहुत से मर्दों ने मुझसे बात करने की, नजदीक आने की बहुत कोशिश किया, लेकिन तब मैं बहुत सादगी से सब कुछ समझ जाती थी, क्योंकि उनके हाव भाव और नजरें सब कुछ बयां कर देती थीं कि वे किस नियत से मेरे पास आ रहे हैं। तब उन्हीं लोगों में एक आदमी था जो पास की बेकरी का मालिक था। वो दिखने में तो शरीफ लगता था, उम्र में भी मुझसे थोड़ा बड़ा था और शादीशुदा भी था, यहाँ तक कि उसके बच्चे भी थे। लेकिन फिर भी जब भी वो मुझे रास्ते में मिलता, मुझसे कुछ न कुछ कहता या मुझे घूरता। तब वो कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं हमेशा उससे बचती रही, जैसे और अजनबियों से। फिर भी वो आदमी हर बार यही समझता कि शायद एक दिन मैं उस पर फिदा हो जाऊंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान शादीशुदा होते हुए भी ऐसी हरकत करे, वो मेरी नज़र में बहुत गिर जाता है, क्योंकि ऐसे इंसान को न तो उसे अपनी बीवी की इज्जत होती है, न अपने बच्चों की। एक बार तो उस आदमी ने मुझे रास्ते में रोक लिया और कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। तब मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखी और बोली, आपको क्या चाहिए मुझसे? इस पर वो बोला, बस तू थोड़ा रुक कर मुझसे बात कर लिया कर, हर बार इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? इस पर मैंने उसका जवाब दिया, क्यों रुकूं मैं?
जबकि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तो वो बोला, हम तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं ना, इसलिए इतना तो बनता है ना। इस पर मैंने कहा, तो क्या सब गली मोहल्ले वालों से खड़े होकर बातें करती फिरूं? फिर वो बोला, नहीं नहीं, बस तुम मुझसे बात करो, क्योंकि मुझे भी तुझसे बात करने का मन करता है, तुझे देखने का मन करता है और तुझे प्यार से छूने का मन करता है। तब मैंने उसके इन फालतू बातों का बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। फिर उस दिन के बाद से मैंने उस आदमी को बिल्कुल नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ इतना करने से वो पीछे नहीं हटा। वो बार बार कोशिश करता रहा मुझसे बात करने की, और ऐसे ही वक्त बीतता गया और मैंने उस सब बातों को भुला दिया था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुआ जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रही हूँ, भले ही मैंने उस समय हिम्मत से काम लिया। दरअसल एक दिन मैं अपने स्कूल से लौट रही थी। तब घर पहुंचकर मैंने कार पार्क की और अपने घर के लिए कुछ सामान ली थी, उसे उठाई। तब मैं बहुत कुछ खरीद कर लाई थी, जैसे मैं हमेशा करती थी। फिर मैं अपने सामान को लेकर घर की तरफ ऊपर चली गई, और जैसे कि कभी कभी होता था, उस दिन भी वही हुआ, क्योंकि जो औरत मेरे घर काम करने आती थी वो हर रोज नहीं आती थी। उस दिन भी वो नहीं आई थी, और उस दिन संयोग से मेरे अपार्टमेंट में भी कोई नहीं था। बिल्कुल अपार्टमेंट खाली पड़ा था। तो मैंने घर का दरवाज़ा खोला, सामान अंदर रखा, फिर कपड़े बदलने लगी और सारा सामान अपनी जगह रखने लगी। फिर मुझे याद आया कि मेरे घर का चाबी कहीं नहीं मिल रहा है। हालांकि मैं तो उसी चाबी से दरवाज़ा खोली थी, लेकिन अब वो कहीं दिख नहीं रही थी। तो मैंने सोचा शायद मैं बाहर ही भूल गई हूँ, तो जाकर बाहर देखी, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। फिर मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। फिर मैंने सोचा हो सकता है किसी दराज में रख दी हो, या अलमारी में या पर्स में रखी हो, चलो बाद में देखूंगी। फिर मैंने फल फ्रूट को फ्रिज में रखी, फिर खाना खाई और दिन को अपने तरीके से बिताई। फिर जब रात हुई तो रात को गर्म दूध पीकर आराम से कपड़े बदलकर सोने चली गई। लेकिन जैसे ही मुझे नींद आई और थोड़ी देर बीती, तभी मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि तब एक आदमी बिना कपड़ों के मेरे पास बिस्तर पर था और मेरी गर्दन के चारों ओर उसके हाथ लिपटे हुए थे। जैसे ही मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ, मैं डर के मारे चौंक गई। फिर मैं झट से उठी और डरते हुए उससे पूछी, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं था। ये तो एक डरावना और भयानक सच था, क्योंकि तब मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर थी, जहां मैं खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती थी, और वहां कोई अजनबी बिना कपड़ों के मेरे पास था। फिर जल्दी से मैंने लाइट का स्विच ऑन करी तो ये वही आदमी निकला जो रास्ते में मुझे छेड़ता था। वो बेकरी वाला जो शादीशुदा है और जिसके बच्चे भी हैं। तब मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा कैसे किया और वो मेरे घर के अंदर आया कैसे। तब उसे उस हालत में अपने बेडरूम में देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। तभी मैं गौर से उसकी तरफ देखी तो उसके हाथ में एक चाकू भी था। तभी उसने तुरंत वो चाकू मेरी गर्दन पर रख दिया और बोला, हाँ मैं ही हूँ। मैं अंदर आया उस चाबी से जो तूने बाहर दरवाजे में ही छोड़ दी थी। भूल गई क्या? यह सुनकर मुझे झटका लगा और उस वक्त मुझे याद आया कि हाँ, मैंने तो चाबी सच में बाहर ही छोड़ दी थी। फिर वो बोला, मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था, तभी मैंने देखा कि तूने चाबी बाहर ही छोड़ दी, तो मैंने उठा लिया। तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन जब देखा कि पूरा अपार्टमेंट खाली है और तू अकेली है, तो मेरे मन में ये ख्याल आया और मैं नीचे आ गया। अब तू चाहे माने या ना माने, मैं आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तूने मुझसे कुछ भी करने से इनकार किया तो मैं इस चाकू से तुझे जान से मार दूंगा। उसके मुंह से यह सब बातें सुनकर अब मैं बिल्कुल घबरा गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हालांकि मैं यह जानती थी कि मैं कभी भी ऐसी गंदी चीज़ के लिए नहीं मानूंगी, लेकिन फिर भी उस वक्त मैं बहुत डर गई थी। फिर जब मैंने उसे धक्का दी और गुस्से में बोली, तू कैसे मेरे घर में घुसा और ये सब करने की सोच भी कैसे लिया तूने? तू पागल हो गया है क्या? क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ और मेरे परिवार वाले कैसे लोग हैं? इसलिए तू किसी और के पास जा जो तेरी तरह हो, कोई नीच औरत जो तेरी गंदी बातों को मान ले। लेकिन तब वो मेरी बातों से और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। फिर उसने चाकू मेरी गर्दन पर और जोर से दबा दिया
और मेरी गर्दन को हल्का सा काट भी दिया। फिर बोला, मुझे और कोई नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए। तू अपनी खूबसूरती पर बहुत भाव खाती है ना, इसलिए आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तेरा वीडियो भी बनाऊंगा तुझे अपनी बाहों में लेकर। और अगर तूने जरा सा भी शोर मचाया तो ये चाकू तेरी गर्दन पर चल जाएगा, ये याद रखना। तब उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं अंदर से बहुत डर गई थी। तब मैं समझ गई थी कि ये आदमी अब पागल हो चुका है और कुछ भी कर सकता है। तब उसकी वीडियो वाली बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो सिर्फ मेरी इज्जत पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि मेरी जिंदगी को तबाह करने की सोच रहा था। तभी उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। तब मैं उसे वापस छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सच में तब मैं बहुत मजबूर थी, क्योंकि उसने कहा अगर मैं थोड़ा सा भी हाथाबाही की वो मुझ पर चाकू चला देगा। तब उसने धमकी देकर देकर मुझसे वो सब कुछ ले लिया जो वो चाहता था। तब मैं बस रोती रही, छटपटाती रही, लेकिन वो रुका नहीं और उसे जो चाहिए था वो ले लिया। और साथ ही उसने हमारे रिश्ते का पूरा वीडियो भी बना लिया। और फिर पूरी रात ऐसा उसने कई बार किया। तब मैं हर बार मर मर के जी रही थी। मैं रोती थी। तब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तब उसके हाथों की हर छुअन, उसके हर हरकत मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कोई चाकू मेरी रूह पर चल रही हो। तब उसकी हर हरकत मुझे असली चाकू की तरह चुभ रही थी, लेकिन मेरी गर्दन पर रखा चाकू मुझे रखा और इसीलिए मैं उसका कोई विरोध नहीं कर पाई। फिर जब सब खत्म हुआ तो वो बहुत खुश था और मुझ पर ताने मार रहा था। फिर वो कपड़े पहनते हुए बोला, तू तो उम्मीद से ज्यादा जबरदस्त निकली, अब इतना ड्रामा क्यों कर रही थी? अगर अपनी मर्जी से आती तो सब प्यार से होता और कुछ दिन शादी जैसा भी निभा लेते। तब मैं उसे नफरत से देख रही थी, हालांकि तब मैं पूरी तरह खामोश थी, क्योंकि वो पूरा मंजर मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था। तब मुझे अपनी चुप्पी और कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे खुद को छूने दिया। तभी वो बोला, ये वीडियो मैंने किसी गलत मकसद से नहीं बनाया है, बस इसलिए बनाया ताकि अगली बार तुझे फिर से बुला सकूं, क्योंकि तू तो अब शरीफ बनने का नाटक करेगी ना, और अगर मैं तुझसे बात करने की कोशिश करूंगा तो जवाब भी नहीं देगी। लेकिन अब जब वीडियो मेरे पास है तो तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो मेरे पास है तू हमेशा डरेगी। वीडियो का तुझे हर पल डर लगा रहेगा। फिर उसने मेरे सामने ही बोला, मैं अभी इसी वक्त ये वीडियो किसी और को भेजने वाला हूं। इतना सुनते ही मैं घबरा गई और पागल सी हो गई और उसे रोकने लगी। नहीं नहीं, प्लीज किसी को मत भेजो। क्या ये शर्मिंदगी कम थी जो तूने मेरे साथ किया? इस पर उसने कहा, नहीं, मैं तो भेजूंगा ही, ताकि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या किसी को कुछ बताई तो किसी और के पास भी ये वीडियो होगा और वो भी तुझे धमका सकेगा। उस वक्त मेरी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई थी। फिर मैं भगवान से दिल से ही बोली, हे भगवान, क्या ये सब कम था? क्या ये कम था कि एक ऐसा गंदा इंसान मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन लिया? मेरा पूरा शरीर देखा, वीडियो बनाया। अब तो मेरी पूरी बॉडी का वीडियो उसके पास है और अब कोई और भी मुझे उस हाल में देख सकता है। और अगर किसी और ने भी वही मांग रखती तो मैं क्या करूंगी? अब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसने मुझसे कहा, अब अगर कभी भी मुझे तेरी जरूरत पड़ी तो तू तुरंत आओगी। तब मैं बस एक मिस कॉल दूंगा और तुझे समझ जाना होगा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं। फिर उसने मेरा मोबाइल नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। आखिर में उसने मेरी तरफ चाबी फेंका और कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तू ही संभाल अपनी चाबी, क्योंकि तू कभी नहीं चाहेगी कि ये वीडियो किसी को दिखे, न तेरे जानने वालों को, न तेरे मर चुके पति के घर वालों को, और न ही सोशल मीडिया पर। तब उसकी बातें सुनकर और अपनी बेबसी पर मैं जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि मेरा सब कुछ लूट चुका था। मैं बिल्कुल अकेली और कमजोर महसूस करने लगी थी। अब कुछ भी करने की ताकत ही नहीं बची थी। तब वो मुझे धमकाते हुए चला गया। जाते जाते बोल गया, जैसे ही मैं तुझे कॉल करूं तू खुद को तैयार करके रखना ताकि मुझसे मिलने आ सको। अब तो उसे लगने लगा था कि जैसे उसने एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तो दोबारा करना उसके लिए आसान हो गया है। इतना कहकर वो चला गया और इधर मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। तब रोती रही और सोचती रही कि अब मैं क्या करूं,
कैसे खुद को बचाऊं? तभी मुझे अपने मरे हुए पति की याद आई और मैं फिर से टूट गई, क्योंकि मैं खुद को अकेले संभाल नहीं पाई। हालांकि मैं हमेशा अपने आप को दूसरे मर्दों से बचा कर रखती थी। मैंने कभी किसी को खुद के करीब नहीं आने दिया था, सिवाय अपने पति के। यहाँ तक कि मैंने शादी तक नहीं की ताकि कोई और मुझे छू न सके। लेकिन अब ये सब जबरदस्ती हुआ। मैं खुद से पूछने लगी, मैंने क्या गलती की? आखिर मेरा क्या गुनाह था? मैं तो अपने घर में अपने बिस्तर पर सो रही थी। मुझे क्या पता था कि कोई दरिंदा ऐसे घात लगाकर बैठा है जो मुझे ऐसा दर्द देगा। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने चाबी बाहर ही छोड़ दी थी और उस जानवर ने उसे उठाकर मेरे साथ जो किया वैसा तो मेरे अपने पति ने भी नहीं किया था। उसने ने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। तब मैं खुद से बातें करती रही, सोचती रही, अगर उसने दोबारा कॉल किया तो क्या मैं फिर से उसके आगे झुक जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं झुकूंगी। लेकिन डर ये भी था कि वो कहीं मुझे कोई और मुसीबत न दे दे। फिर मुझे याद आया कि उसने मेरा वीडियो किसी और को भी भेजा है। अगर उस आदमी ने भी मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, कभी पैसे के लिए या कभी कुछ और मांगने लगे, तब मैं क्या करूंगी? क्योंकि उसने मुझे पूरी तरह बिना कपड़ों के रिकॉर्ड किया था। तब यह सब सोचकर मैं पागल सी हो गई थी। तब बस बैठकर अपनी उंगलियों और होंठों को दबा रही थी, सोच रही थी कि कोई रास्ता निकले। मैंने बहुत बार ओनल इज वेल कहा और खुद को संभालने की कोशिश की। फिर मैंने खुद से साफ साफ बोली, डर उसे लगता है जिसने कुछ गलत किया हो। लेकिन जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? और अब मैं अपना सिर भी नहीं झुकाऊंगी और ना ही उसे मुझ पर हावी होने दूंगी, क्योंकि उसने मेरी इज्जत को मेरी मर्जी के खिलाफ छीना है, मेरी इच्छा से नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अब भी चुप रही तो आगे से उसका हर ब्लैकमेल मुझे मजबूरी से झेलना पड़ेगा। तब पहली बार तो मैं चुप रही क्योंकि मेरे गले पर छुरी थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर मैंने तय किया कि मुझे अब थाने में रिपोर्ट करनी ही होगी। यह सोचकर मैंने कपड़े पहनी और बिना देर किए सीधा थाने गई। फिर मैंने पुलिस अधिकारी को पूरी बात विस्तार से बताई, यहाँ तक कि ये भी कि उसने मेरा वीडियो किसी और को भेजा है ताकि पुलिस उस आदमी तक भी पहुंच सके और सबूत मिटा सके, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। तब केवल मैं एक पीड़िता थी। फिर मैं सोची, मैं उसे अब कभी ये हक नहीं दूंगी कि वो मुझे डराकर दबा दे। तब मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया, क्योंकि जब भी पहले किसी ब्लैकमेल की खबर सुनती थी तो सोचती थी उस औरत ने क्यों चुप्पी साधी, जब वो गलत नहीं थी तो क्यों डर गई। लेकिन अब मैं खुद उस मोड़ पर थी और शुक्र है मैं वही करी जो सही था। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पुलिस को सब सच बता दी। फिर पुलिस को उसे पकड़ने में देर नहीं लगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। उसे लगा था कि मैं अपनी इज्जत, अपनी फैमिली और समाज के डर से डर जाऊंगी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटी और पुलिस के पास पहुंच गई और पुलिस ने उससे सारे वीडियो और सबूत जब्त कर लिए। तब पूछताछ से पता चला कि उसने किसी और को वीडियो नहीं भेजा था, बल्कि वो खुद के ही दूसरे नंबर पर भेजकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, ताकि मुझे लगे कि कोई और भी मेरा वीडियो देख चुका है और मैं डर जाऊं। लेकिन जब उसे पुलिस ने पकड़ा और उसका पर्दाफाश हुआ, तब उसके घर वाले, बीवी और बच्चे सब जान गए कि वो कितना नीच इंसान है। तब मुझे दिल से सुकून मिला। अब सबको पता था कि मैं एक मजबूर औरत थी, ना कि कोई गुनहगार, और मैंने साबित भी किया कि मैं कभी गलत नहीं थी। इस घटना के बाद से मैं बहुत सतर्क रहती हूँ, दरवाज़ा अंदर से लॉक करती हूँ और अगर कभी मेरी चाबी खो जाए तो ताला ही बदलवा देती हूँ। हालांकि जो हुआ वो मेरे दिमाग से नहीं निकलता। आज भी जब वो पल याद आता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से खुली वैसे ही खड़ी हूँ जैसे उस दिन थी। लेकिन फिर मैं खुद से कहती हूँ, रो मत, तूने कुछ गलत नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, ऊपर वाला जानता है कौन सही है और कौन गलत, और जो गलत है वो जरूर अपने किए की सजा पाएगा, चाहे उसे बस कुछ दिन की जेल मिली हो, लेकिन उसकी असली सजा तो यमराज के पास होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी उन लड़कियों के लिए जो ब्लैकमेलिंग का शिकार है। इससे वो समझ सके कि अगर तुम गलत नहीं हो तो डरने की जरूरत नहीं, बस अपना हक लो और आवाज उठाओ। अगर तुम चुप रही तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी,
और तब तुम भी उसके जैसे ही बन जाओगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।